सरकार के 2 साल के कार्यकाल और विशेष तौर से जब वित्तीय सत्र शुरू होता है तो 1 साल का जो कार्यकाल पिछला रहा है उसमें जो उपलब्धियां होती हैं, योजनाएं होती हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, उसका लेखा जोखा होता है। लेकिन मैं इस बात को देख रहा था और शायद हिमाचल प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब उपलब्धियों के नाम पर कुछ नहीं तो अभिभाषण को लंबा कर दिया जाए और इस अभिभाषण को अगर हम पिछले अभिभाषण के साथ यानी कि 1 साल पहले के अभिभाषण को एक साथ अगर हम तुलना करें, मैं देख रहा हूं कि मोटे तौर पर विषय वही है, वही बिंदु हैं, उन्हीं को रिपीट फिर से किया गया है। लेकिन अभिभाषण में ऐसा लगे कि हमने बहुत कुछ किया है इसलिए लंबा कर दिया जाए और लंबा करने के पश्चात राज्यपाल महोदय जी इस पर समय लगा सके, उसके लिए तो सरकार का प्रयास जो है वो सफल हुए। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस बात को भी देखने की आवश्यकता है कि जब ये राज्यपाल जी का अभिभाषण इस माननीय सदन में चल रहा था, न सत्ता पक्ष में उत्साह था, न मंत्रियों में उत्साह था, न विधायकों में उत्साह था, और मैं इधर से उधर तक एक एक चेहरे पर देख रहा था। अधिकांश सत्ता पक्ष के माननीय मंत्री, माननीय विधायक या तो सुस्ता रहे थे या तो कुछ तो गहरी नींद में ही थी। अगर उपलब्धियां होती तो इस बात को लेकर के उत्सुकता होती है। पूरे अभिभाषण में अध्यक्ष महोदय मेज थपथपाया गया, सिर्फ 2 बार थपथपाया गया और इसके अलावा बीच में ना मेज पर कोई आवाज आई, ना किसी ने इस बात के लिए जहमत उठाई। तो इसका अभिप्राय क्या है कि बहुत बड़ा निराशा का वातावरण पूरे प्रदेश में तो है ही है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों के, सत्ता पक्ष के हमारे मित्रों के बीच में भी है। कोई उत्साह नहीं, कोई एनर्जी नहीं, कोई किसी बात को लेकर के समर्थन में यहां पर सदन के अंदर अपनी ओर से कुछ बात कही जाए या बात कहने के साथ साथ हम उस पर उसका समर्थन करें, इस बात की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी कहना चाहता हूं, एक आपदा होती है वो प्राकृतिक होती है, उस पर किसी का बस नहीं होता है। वो प्राकृतिक परिस्थितियों के हालात के मुताबिक होती है, वो तबाही करती है, वो समझ में आता है कि प्राकृतिक आपदा है। लेकिन ये हिमाचल प्रदेश जिस तरह से तबाही के दौर में से गुजर रहा है और बर्बादी के दौर में से गुजर रहा है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं, ये तो सरकार द्वारा लाई गई आपदा है। सरकार की व्यवस्था परिवर्तन ने इस कदर 2 साल में हिमाचल प्रदेश में हालात ऐसे पैदा कर दिए कि व्यवस्था पतन का ऐसा नजरिया, ऐसा नजारा कभी हिमाचल प्रदेश के लोगों ने देखा ही नहीं। प्रदेश छोटा है, उसके बावजूद भी अध्यक्ष महोदय ये हालात बन गए कि पूरे देश भर में हिमाचल की चर्चा होती है। अच्छे कारणों से चर्चा हो तो अच्छा लगता है, उसमें आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि हम भी देवभूमि हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। लेकिन चर्चा क्या होती है कि सरकार के फैसले लेने के तौर तरीके क्या है, किस प्रकार से फैसले लिए जाते हैं और जिसके कारण जग हंसाई होती है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को लेकर के मैं बार बार कहता हूं
जब सरकार फैसले लेने के लिए बैठती है, कम से कम चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, गहराई उसमें होनी चाहिए, गंभीरता उसमें होनी चाहिए। लेकिन आदत बन गई है बिना सोचे समझे फैसले करने की, बिना साथियों के विश्वास, सबको साथ लेकर के विश्वास में लिए बिना फैसले करने की, और जिसके कारण जगहंसाई होती है। आज फैसला लिया जाता है, कल फिर वो वापस लिया जाता है, और उस कारण से पूरे देश भर में हिमाचल की चर्चा होती है। क्या हो रहा है, ये फैसले कैसे हो रहे हैं? मुझे लगता है कि ये पूरे देश की चर्चा का विषय नहीं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी हाईकमान भी इस बात को लेकर के सोचने पर विवश हो गई। ये फैसले जो हो रहे हैं, ये ऐसे फैसले क्यों लिए जा रहे हैं जिस पर जगहंसाई हो रही है। अभी हमारे साथी कह रहे थे, जिन्होंने इस प्रस्ताव को मूव किया, कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति जब इस प्रकार की दौर में से गुजरने के आसार लग रहे थे, तो समय रहते कदम क्यों नहीं उठाए गए? आपको भी 2 साल का कार्यकाल हो गया, और 2 साल का समय जो है वो 2 साल का कार्यकाल का समय थोड़ा नहीं होता है। अगर सत्ता में अगर गारंटी दे करके आए, उन गारंटी को पूरा करने का जिम्मा हमारा नहीं है, वो वर्तमान सरकार का है, जो सत्ता जिसके बलबूते ने हासिल की है। मैंने पहले सत्र में कहा था कि 10 जन्म लग जाएंगे इन 10 गारंटियों को पूरा करने के। हालात अध्यक्ष महोदय यही है। आप कितना बार झूठ बोलेंगे? कब तक झूठ बोलेंगे? कहां झूठ बोलते रहेंगे? कह रहे कि 6 गारंटियां पूरी कर दी, और हैरानी की बात तो यह है कि 6 गारंटियों को पूरा करने की बात कही जा रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी तक गारंटी के नाम से, जिसको मैं कह सकता हूं कि एक भी गारंटी पूरी तरह से पूरी नहीं हुई है। लेकिन आखिरकार आप क्या समझते हैं कि जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, जो हिमाचल प्रदेश में जो नागरिक हैं, जो प्रबुद्ध जन हैं, उनको कोई जानकारी ही मालूम नहीं है? गारंटी पूरी होती तो आवाज जमीन से आती, गारंटियां अगर पूरी होती तो लोगों के बीच से आवाज आती, आपके विधायकों के चेहरे से आवाज आती, लेकिन आवाज नहीं आ पा रही है। बोल रहे हैं तो 1-2 लोग बोल रहे हैं, रस्म अदा कर रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो आपने यहां पर महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान जो है पैरा नंबर 3 में जो बात कही है कि गारंटी 6 पूरी कर दी, आप ओपीएस की बात कर रहे हैं। ओपीएस की तो आपने शुरुआत की है, इसका असली रूप, उसका इंपैक्ट जो आने वाले समय में जब आएगा तो मालूम पड़ेगा। और हिमाचल प्रदेश में मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो गारंटी को पूरा करने की बात कर रहे हैं, जिसमें आपने महिलाओं की गारंटी का भी पूरा जिक्र कर दिया। क्या यह सत्य नहीं कि हिमाचल प्रदेश में अगर गारंटी के हिसाब से अगर उन महिलाओं की संख्या गिनी जाए तो वो 23 लाख बनती है? आपने 23,000 के लगभग जो है 30,000 का जिक्र किया, 30,000 भी नहीं है। जिन महिलाओं को 1,500 रुपए देने की आपने गारंटी का पूरा करने के बाद हमने गारंटी पूरी कर दी। एकमात्र किस्त आपने जारी की, और लोकसभा के चुनाव से पहले। अब दूसरा जो घोर संकट आपके सामने आया था, जो उपचुनाव का दौर आया था, कुछ उस वक्त की है। क्या आप ये बताएंगे कि उसके बाद भी आपने 1,500 रुपए महिलाओं के खाते में डाले हैं? तो कितने डाले हैं? कितने के खाते में डाले हैं? गारंटी का मतलब तो यह है कि हर महीने 1,500 रुपए खाते में आएंगे, लेकिन उसके बावजूद आपने सिर्फ एक रस्म, सिर्फ वोट के लिए, सिर्फ कुर्सी के लिए, सिर्फ सत्ता के लिए एक किस्त जारी की, और उसके बाद अब बंद पड़ी है।
आपने 680 करोड़ रुपए का जिक्र किया कि राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के लिए, स्टार्टअप के लिए हमने उसका लिए बजट प्रावधान किया है। कितना पैसा खर्च किया, कितने बेरोजगारों को आपने स्वरोजगार दिया है? आंकड़ा नहीं है। 40,000 विप को जो सत्य नहीं है, सरासर झूठ है, असत्य है, जिसमें कतई भी हकीकत नहीं है। आपने गाय और भैंस के दूध का जिक्र किया है। थोड़ा सा पैसा बढ़ाने के मतलब क्या, गारंटी पूरी हो गई क्या? आपने गोबर की गारंटी को पूरा करने की बात कही है। गोबर की गारंटी, उसे तो मुकरी गए। अब गोबर के बदले आप कह रहे हैं कि हम जो है कौन सी खाद बनाएंगे, वो वर्मी कंपोस्ट खाद बनाएंगे। गारंटी किस चीज की दी है? 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदा जाएगा, चाहे गाय का है चाहे भैंस का है। अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति वर्तमान सरकार की हास्यास्पद बना देती है। और मैं आगे बढ़कर के देख रहा हूं, अभी जहां जो प्रस्तावक महोदय जिनने धन्यवाद प्रस्ताव मूव किया, वो कह रहे थे कि ओपीएस का जिक्र कर रहे थे। ये ओपीएस बंद कब हुई है? 2003 में हुई है। उस ओपीएस के समय सरकार हिमाचल प्रदेश में किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और उस वक्त मुझे लगता है कि वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनका अनुभव बहुत लंबा था, हम सब लोगों से ज्यादा। और हालात को देखते हुए उन्होंने उस बात को अनुभव किया कि आने वाले समय के लिए इस ऑप्शन को हमको ऑप्ट करना पड़ेगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि पूरे देश भर में हिमाचल पहला राज्य था जिन्होंने एमओयू साइन किया हुआ, जिन्होंने एनपीएस लागू की और ओपीएस समाप्त की है। इसका दोष हमारे ऊपर कैसे डाला जा सकता है? और उसके बाद कहा जा रहा है कि जो पैसा कर्मचारियों का पैसा 10,000 करोड़ रुपए केंद्र में पड़ा हुआ है, क्या वो प्रदेश सरकार का पैसा है? क्या उसको कैसे क्लेम कर सकते हैं? आपका जो पैसा नहीं, उस पैसे पर आप कैसे कह सकते हैं ये पैसा हमारा है? वो पैसा हिमाचल प्रदेश के उन कर्मचारियों का है जिन्होंने अपने खाते से काट करके जो है पीएफआरडीए में वो पैसा जमा किया है। उसका अधिकार अगर प्राप्त करने का है, उस कर्मचारी को ही है। सेवानिवृत्ति के बाद उसके ही खाते में आएगा, सरकार के खाते में नहीं आ सकता। बेवजह की बातें करने की कोशिश करते हैं। जब सत्य है, जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उस पैसे को क्लेम ही नहीं कर सकते हैं पर हिमाचल प्रदेश सरकार, चाहे हमारी सरकार भी होती है, हम भी उसको क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार के खजाने में वो पैसा आ ही नहीं सकता। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वांट्स टू इंटरवीन, प्लीज। आप ही कह रहे थे कि बीच में नहीं बोलना चाहिए। हम अध्यक्ष महोदय, सनातन के बारे में तो बड़ा स्पष्ट है। इन्होंने कहा कि हिंदूवादी पार्टी को मैं 97% हिंदूवादी पार्टी को मैं हरा करके आया, और ये तो, और उसके बाद मंदिर से पैसा मांगा जा रहा है। सनातन का विरोध करना और सनातन के खिलाफ आप गाली देते रहो, सनातन का अपमान करना, और उसके बाद इस प्रकार से सनातन का दिया हुआ श्रद्धा का पैसा आप सरकार की योजनाओं को चलाना चाह रहे हैं, ये बड़ी हैरानी की बात है। और अध्यक्ष महोदय, आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति ये है हिमाचल प्रदेश में कि यहां पर कह रहे थे कि रेवेन्यू में आपने बड़े अमूलचूल परिवर्तन किए। आपने पैसा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अंधाधुंध जो है उस पर स्टैंप ड्यूटी पर पैसा बढ़ाया। आपकी मंशा रेवेन्यू जनरेट करने की थी। आज हिमाचल प्रदेश में आपके पटवारी कान को क्यों नाराज बैठे पड़े? वो हड़ताल पर है, उस हड़ताल का इंपैक्ट आप देख रहे हैं। बच्चों ने एग्जाम में जाना है, बच्चों ने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उनको सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा, ना कानगो मिल पा रहा, ना पटवारी मिल पा रहा है, क्योंकि वहां वो हड़ताल पर चले हुए। आज हिमाचल प्रदेश में इस तरह की स्थिति आखिरकार क्यों आ गई? जो उपलब्धियां अध्यक्ष महोदय आपकी सरकार की है, जिनका आपको जिक्र करना चाहिए तो वो आपने जिक्र नहीं कर दिया, तो मैं ही थोड़ा सा कर देता हूं। अगर सही माने में हिमाचल प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियां हैं, वो उपलब्धि ये है जिसका जिक्र आप नहीं कर पाएंगे, हम ही कर देते हैं। और ये लोगों के दिल दिमाग में बैठी बात है। उपलब्धि के नाम पर आपका ये है
कि हिमाचल प्रदेश में आपने 2 साल के कार्यकाल में 2000 से ज्यादा चले हुए खुले हुए बजटेड संस्थान बंद किए। ये आपकी उपलब्धि है। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार की अगर उपलब्धि सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाए तो उपलब्धि क्या है? वो उपलब्धि यह है जहां 69,000 करोड़ हिमाचल प्रदेश पे ऋण था जिस दिन हम सरकार छोड़े हैं, और उसके बाद आज आप 30,000 से ज्यादा का 30,000 करोड़ रुपए का ज्यादा ऋण लेकर के आप हिमाचल प्रदेश को 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा के ऋण के नीचे लेकर के आए हैं। ये आपकी सरकार की उपलब्धि है। जिक्र राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में इस बात का भी होना चाहिए था। अगर नहीं है तो हम कर रहे हैं। आपकी उपलब्धि एक ये भी है, हिमाचल प्रदेश में आपने गारंटी 5 लाख नौकरियों को दी थी। 5 साल में 5 लाख नौकरियां, 1 साल में 1 लाख नौकरियां, 2 साल में 2 लाख नौकरियां, 2 लाख नौकरियां हो जानी चाहिए थी। आपने एक नोटिफिकेशन की हिमाचल प्रदेश में कि हिमाचल प्रदेश में 2 साल से खाली पड़े पद जो है सारे समाप्त कर दिए जाते हैं। 1.5 लाख नौकरियां समाप्त कर दी। ये भी उपलब्धि आपके खाते में जाती है। ये उपलब्धियां आपने की हैं। आपके खाते में यह भी उपलब्धि है जो 60 साल से ऊपर बुजुर्गों के लिए पेंशन मिलती है, विधवा पेंशन मिलती है, हैंडीकैप पेंशन मिलती है। 6 महीने से हिमाचल प्रदेश में ओल्ड एज पेंशन जो है बंद पड़ी है, नहीं आ रही है खाते में। कल भी रात को बुजुर्ग लोग फोन करके हमको बता रहे थे कि पेंशन नहीं आए, सुखू भाई जी को बोल देना कि पेंशन खाते में नहीं आ रही है, 6 महीने हो गए। ये उपलब्धि आपके खाते में है जो हम आपको बता रहे हैं। और उसके बाद आगे बढ़ करके आपके हिमाचल पर हम आपके कार्यकाल 2 साल के कार्यकाल में जो गरीब लोगों के इलाज के लिए हमने हिमाचल प्रदेश में हिम केयर शुरू की थी, सहारा योजना हमने शुरू की थी, वो सारी की सारी योजनाएं बंद कर दी आपने। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमाचल आज न्यूनतम स्थान पर चला गया, न्यूनतम स्थान पर चला गया है। और लगभग आयुष्मान भारत की और हिमकेयर की लगभग 450 करोड़ रुपए की पेमेंट आपको अभी देनी बाकी है। हिमाचल प्रदेश के आईजीएमसी जैसे संस्थान में जहां पर पिता कैंसर से पीड़ित था और वो बेटी गुहार लगाती रही, डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन लगेगा, इंजेक्शन के लिए पैसे लगेंगे, सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास ये इंजेक्शन नहीं है, ये प्राइवेट आपको खरीदना पड़ेगा। जब तक के लिए वो बेटी अपने रिश्तेदारों के सगे संबंधियों से उस पैसे का इंतजाम करती, तब तक के लिए पिताजी दुनिया से चले गए। ये बहुत दूर की बात नहीं, आईजीएमसी शिमला की बात है। इस तरह का अमानवीय दृष्टिकोण वर्तमान सरकार का कहां कहां माफ करेगा? भगवान भी माफ नहीं करेगा, भगवान भी माफ नहीं करेगा। ये आपको बताऊं मैं, ये वर्तमान सरकार की स्थिति है हिमाचल प्रदेश में। आज हिमाचल प्रदेश में 10,000 से ज्यादा आउटसोर्स में लगे वो कर्मचारी आपने निकाल दिए, नौकरी से निकाल दिए। और जो बाकी आउटसोर्स पर लगे हुए हैं उनको 6-6 महीने से सैलरी नहीं, साल भर से सैलरी नहीं। आज पेंशन वाले धरना दे रहे। आप कह रहे थे हम तो कर्मचारी हितैषी हैं, जयराम जो कर्मचारी विरोधी है। आपने तो आपदा का थोड़ा सा दौर जो है 2 महीने का दौर था वो जिसमें नुकसान हुआ, हम इस बात से सहमत है। क्षति हुई, मानव जीवन की क्षति हुई, संपत्ति की क्षति हुई। लेकिन यह भी आपने देखा कि 2 साल तक भी हिमाचल प्रदेश ने पूरी दुनिया में आपदा रही। लेकिन उस वक्त भी आपदा के समय में, कोविड के दौर भी हिमाचल प्रदेश में पेंशन भी मिलती थी, सैलरी भी मिलती थी, समय पर मिलती थी। अभी तो कर्मचारी अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं कि पेंशन हमारे खाते में आई नहीं। इस मामले को लेकर के आप जो है अपनी बात कहें। अभी शिमला में प्रदर्शन किया उन लोगों ने, उन्होंने जर्नल हाउस किया कि आने वाले समय में हम बहुत जल्दी आंदोलन पर जाएंगे। ये आपकी उपलब्धियां हैं। और बाकी तो आपका क्या कहना भाई साहब, क्या कहना? आज हिमाचल प्रदेश में हालात इस प्रकार के बन गए कि यहां के फैसलों की चर्चा पूरे देश भर में होती है। क्यों चर्चा होती है? क्योंकि समोसे पर एफआईआर होती है। यह भी आपकी उपलब्धि है। जंगली मुर्गा, आपने एक योजना हमारी जनमंच बंद कर दी। जनमंच पर बोलते थे कि आप रोटी खिलाते हैं, यहां तो लोग आपको मुर्गा खिलाने पर आ गए। आपने नहीं खाया, बात लग है।
और वो भी जंगली मुर्गा मारा किसने, बनाया किसने, खाया किसने, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं, लेकिन जिन्होंने रिपोर्ट किया, खबर लगाई, उन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। आखिरकार हो क्या रहा है? Conclude, please. आज हिमाचल प्रदेश में नहीं, मैं तो बात तो अभी मेरी बात में बहुत ज्यादा दखल हो गए ना यहाँ पर। नहीं, आपने और हिमाचल प्रदेश में आपने इस बात को भी देखा होगा कि आज जो है वो फ्रेट चार्जेस हिमाचल प्रदेश में हीटर का किराया, कुकर का किराया अलग से लिया जा रहा है। 46 मिनट हो गए ठाकुर साहब। बस में अगर कोई राहुल गांधी के खिलाफ मोबाइल पर टिप्पणी सुन रहा है तो उसकी जांच के आदेश हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात अध्यक्ष महोदय, आज चिंता का विषय हमारे लिए यह बना हुआ है, जो ये मीडिया में चला है, सब जगह चल रहा है, रेंगता हिमाचल। पिछले 2 महीने के कार्यकाल में, 2 महीने की, बाकी 2 सालों की नहीं बात कर रहा, 2 महीने में 10 से ज्यादा नौजवानों की ओवरडोज के कारण हिमाचल प्रदेश में मौत हो गई। प्राथमिकता नहीं आपकी बिल्कुल भी। आप भी सारी चीज को लेकर ठीक है, अब आप कर रहे हैं, खबर लगा रहे हैं, ये कार्रवाई वो कार्रवाई, लेकिन क्या आपको ये मालूम नहीं पड़ रहा था कि नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है? और इस सारी चीज को लेकर के हमने अपने दौरान जो है, मैं उस पर उसका समय लगेगा, उस पर समय अगर मैं एक्सप्लेन करूं, हमने क्या क्या स्टेप ले लिए थे। और इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, छोड़िए इन सारी बातों को। आज हिमाचल तबाह होने के कगार पर है। आज अध्यक्ष महोदय ये स्थिति बन गई है हिमाचल प्रदेश में, आज हिमाचल देवभूमि हिमाचल प्रदेश में ये स्थिति बनी गई है कि दूर दराज के इलाके में आज चिट्टा पकड़ा जा रहा है। आज दूर दराज के इलाके में वो लोग पहुंचा रहे जो सरकार का हिस्सा है, कर्मचारी है। ये आज भी हमारी सरकार का जिक्र करते हैं, 2 साल से आप सत्ता में हैं, आप कब करेंगे स्वीकार कि आप सत्ता में हैं? आप सत्ता में हैं, जवाब आपसे मांगा जा रहा है। ये 1 साल के महामहिम राज्यपाल के मोदी जी के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, वो आप जवाब दीजिए कि आपके कार्यकाल में ऐसे हालात क्यों बन गए। और भ्रष्टाचार के अध्यक्ष महोदय की सारी सीमाएं, उसका जिक्र नहीं है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। यहां 118 के सिलसिले में एक जो है वो एक ऑडियो आजकल सर्कुलेट हुई पड़ी, और उसमें नेताओं के नाम भी लिए जा रहे हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अधिकारियों के नाम भी लिए जा रहे हैं, और वो व्यक्ति मुख्यमंत्री जी का नाम इस प्रकार से ले रहा है जैसे कि पता नहीं कितना नजदीक आदमी है। क्यों नहीं आप कार्रवाई करते, क्यों नहीं आप उस पर सख्त कार्रवाई करते? ये सारे नजदीक का प्रदेश आपका है, लेकिन इस बात को आप सुनिश्चित करें कि अगर कहीं भी अगर कोई इस तरह की बात आई है तो उस पर एफआईआर करने के बाद उन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अगर गलत किसी ने किया है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई, लेकिन ये हकीकत है कोई भी काम यहां पर बिना इसके हो नहीं रहा है। ये इंडस्ट्रियलिस्ट भी यही कहते हैं। और इसके अलावा जो ट्रांसफर के सिलसिले में एक चिट्ठी आई है नाचन विधानसभा क्षेत्र से, और जिसमें वाकायदा उनने अपना नाम लिया हुआ, लिख करके दिया हुआ है, नाम भी दिया हुआ उस व्यक्ति ने जिन्हें कंप्लेंट की है। ये ना आप उस पर कार्रवाई करिए, मैं ये कह रहा हूं कार्रवाई करनी चाहिए उस पर। आप हर बात को हंस करके नहीं टाल सकते मुख्यमंत्री जी, आपको गंभीर होना पड़ेगा। ये चिंता का विषय है। 45,000 50,000 रुपए ट्रांसफर कर लिया जा रहा है। और आज मुझे हैरानी इस बात को लेकर हो रही है कि बिलासपुर में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट खुला, आदरणीय नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री पहले थे, उस वक्त शुरुआत की। आज भी नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री होकर के उस संस्थान के लिए लगातार जब भी आते हैं पैसे दे करके जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता झंडा उठा करके, शर्म इस बात को लेकर के आ रही है, झंडा उठा करके वहां पर नारे लगा रहे हैं कि जो ठेके यहां पर दिए जा रहे हैं वो हमारे लोगों को नहीं मिल रहे। कि कांग्रेस पार्टी के लिए वो ठेका देने का काम करेंगे क्या? हर बार वो पैसा दे करके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जैसे संस्थान को मजबूत करने में लगे हुए हैं, और उसके विरोध में आरोप क्या लगा रहे हैं? बेशर्मी की ये हद है, इंतहा है ये। जिस प्रकार से वहां पर सड़क पर जाकर के नारे लगा करके कि भाई हमारे लोगों को ठेका नहीं मिल रहा है। कंक्लूड प्लीज। इसलिए मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, कुछ तो मुख्यमंत्री जी को गंभीर होना पड़ेगा।
आपने हंसते हंसते 2 साल गुजार दिए, क्योंकि हम जो भी बात कहते हैं, विपक्ष जो भी बात कहते हैं, उसको आप गंभीरता से नहीं लेते। यह आदत का हिस्सा बन गया, और आदत का हिस्सा यह प्रदेश को बहुत महंगा पड़ रहा है, क्योंकि जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि रोकने की कोई जहमत नहीं करता है, जरूरत महसूस नहीं करता है, क्योंकि सब चलता है। इसको मेहरबानी करके बंद करिए। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, जो महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में जिन बातों का जिक्र हुआ है, मैं उसमें बहुत डिटेल में जाऊंगा तो मुझे लगता है कि ज्यादा समय लगेगा। आप समय के लिए बार बार हमको रोक रहे हैं। मैं इस बात को भी देख रहा था कि आपने बस अड्डों का जिक्र किया है, बरचवाड़ में, पतलीपुल में, ठेऊक में, झंझाड़ी में, सब जगह जिक्र किया। ये कब के हैं? सब तब के हैं जब हमने शिलान्यास किए थे, बजट का प्रावधान किए थे, उसके बाद ये पूरे हुए हैं। और आपने कौन सा किया है? मेहरबानी करके मुझे एक योजना अध्यक्ष महोदय बता दें जो आपने बजट प्रावधान के साथ शुरू की हो, फाउंडेशन स्टोन किया हो, और उसके बाद उस योजना पर काम लगा हो, और काम लगने के बाद उसको कंप्लीट किया हो। यहां तो मतलब यहां हद तो इस बात की है, बतौर मुख्यमंत्री जो हमने शिलान्यास किया उसका भी पैसा वापस ले। थैंक यू, कंक्लूड। नहीं, मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय ये, बतौर मुख्यमंत्री हमने शिलान्यास किया, बजट का प्रावधान किया, टेंडर हुआ, टेंडर लगने के बाद भी वो पैसा भी वापस हुआ। हॉर्टिकल्चर थुनाग का पैसा 10 करोड़ रुपए हमने दिया था, और मुख्यमंत्री होने के नाते मैंने उसका शिलान्यास किया था। आपने उस पैसे को भी वापस लिया, अभी तक वो काम शुरू नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। कब होगा वो? अवार्ड करने से रोक दिया गया टेंडर, ऐसा कभी नहीं हुआ हिमाचल प्रदेश के इतिहास में। आप एक उदाहरण बताएं जहां मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया और जयराम ठाकुर ने उस मुख्यमंत्री के शिलान्यास का पैसा रोक दिया, वो काम रोक दिया। वो सब जगह जहां जहां हमसे पहले मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने शिलान्यास किए थे, बजट प्रावधान था या नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हमने उन योजनाओं को बजट का प्रावधान किया, उनको पूरा किया। पूरा करने के बाद प्रदेश को समर्पित। थैंक यू। ये भाव आप में क्यों नहीं होना चाहिए? ये होना चाहिए। शुक्रिया। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जरा सोचिए, जमीन की हकीकत इस प्रकार की है। आप बहुत सारी बातों का जिक्र करते हैं, परिणाम आपने देख लिया। लोकसभा का चुनाव आपके सामने हुआ, आप हिमाचल प्रदेश में सरकार का और पार्टी का नेतृत्व भी एक तरह का आप ही कर रहे थे, और उसके बाद परिणाम आपके सामने आया। हम 4 सीटों पर जीते हैं, और ये छोटा विषय नहीं है। इस बात को भी गंभीरता से, जमीन की हकीकत ये है जो हम कह रहे हैं, तो इसलिए इस बात पर आप सोचें, विचार करें। मेरा इतना ही कहना है। और जो महामहिम राज्यपाल जी ने अभिभाषण यहां दिया है, उसके प्रति मेरा पूरा राज्यपाल महोदय जी के प्रति पूरा सम्मान है। लेकिन जो दस्तावेज जो बना करके सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया, जिसको महामहिम राज्यपाल जी ने एक संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करते हुए उसको पढ़ा है, वो बिल्कुल झूठ का पुलिंदा है, वो तथ्य पर आधारित नहीं है, असत्य है। सारी बातें उस पर जमीनी हकीकत से जुड़ी नहीं है, और सरकार के पास 1 साल के कार्यकाल क्या 2 साल के कार्यकाल के नाम पर एक भी उपलब्धि गिनाने के लायक नहीं है। इसलिए मैं इसका समर्थन करने में असमर्थ हूं। और दूसरी बात जो कह रहे हैं कि सेब की फसलों पर हमने जो है FIS के तहत जो पैसा दिया, 1 साल का आपका लगभग 50 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के किसानों को देने को है। अभी ये उन बागवानों का हाल है जो जिसके बारे में मुझे लगता है कि आपके कुछ माननीय सदस्य यहां पर बैठे हैं जो बात करने से कतराते हैं। यह हकीकत है, आज की तारीख में अभी तक आप पैसा देने की स्थिति में नहीं हो पा रहे। और अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि भाई इस तरह से तो मुश्किल है, फिर हम बाहर ही चले जाते हैं। अगर उचित हो यही होगा। और कल मैं देख रहा था, मैं अध्यक्ष महोदय, कल मैं देख रहा था मुख्यमंत्री जी मीडिया में भी रिएक्शन दे रहे थे, और मीडिया में रिएक्शन देते वक्त आजकल बहुत उत्साहित हो जाते हैं आप कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो तथ्य पर बात नहीं करती है, वो वॉकआउट करना चाहती है। आपने कहा कि प्लानिंग की बैठक में आप हिस्सा लेने के लिए नहीं आए तो हमारा फैसला था, सोचा समझा फैसला था। ऐसा नहीं है कि हमने इस फैसले को ऐसे अचानक लिया है। आपने हालात पैदा क्या कर दिए हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में, चुने वो प्रतिनिधियों। और मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में ये हालात हैं
जो विधायक प्राथमिकताएं पिछले 2 सालों से दी गई हैं, विपक्ष के एक विधायक की भी डीपीआर जो है अभी तक नहीं बन पाई। एक भी विधायक, जिसमें मैं भी शामिल हूं, अपने आप भी शामिल हूं। ठाकुर साहब, हमने अधिकारियों से कहा कि हमको पहले बताया जाए। Will you yield, कहा please? कि अधिकारी कहने लगे सर हम जल्दी कर देंगे, अब जल्दी कर देंगे। will you yield, please? नहीं, आई थिंक इट्स टू मच नाउ। नहीं, अब आई विल नॉट यील्ड। प्लीज प्लीज प्लीज। बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं, इंपॉर्टेंट क्या मतलब, आप बाद में कर लेना ना, बाद में कर लेंगे। बाद में भी करूंगा, पर आप अगर इसी तरह का दौर रहेगा तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा, फिर बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि हर बात पर हमको भी बात कहनी होगी, क्योंकि तथ्य इनके पास नहीं है, इनके ही पास नहीं है, हमारे पास भी है। अध्यक्ष महोदय, जब भरोसा टूट जाता है वो टूट जाता है। ये टूटा हुआ भरोसा वापस नहीं आने वाला है, क्योंकि आंकड़ों को झूठ बोलना, आंकड़ों को गलत तरीके से पेश करना भी ये आदत बन गई वर्तमान सरकार की। जिस दिन हम विधायक प्राथमिकता की बैठक में हिस्सा नहीं लिए, आपने एक कागज किसी अधिकारी ने पकड़ा दिया आपके हाथ में, आपने पढ़ करके सुना दिया, इतना हमने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में दिया, इतना हमने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में दिया है। वो सारे का सारा पैसा वो सरकार उस वक्त का है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान डीपीआर बन करके तैयार हुई थी, स्वीकृत होकर के आई थी। वो पैसा खर्च हुआ, वो पैसा खर्च हुआ, और पैसा खर्च होने के जो स्वीकृत होकर के जो आई थी पैसा, वो वर्तमान सरकार। हमारा प्रश्न तो अध्यक्ष महोदय ये था कि विधायक प्राथमिकता की बैठकें हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारी डीपीआर बनी ही नहीं 2 साल से। प्रश्न ये था कि डीपीआर नहीं बनी है, और जो नहीं बनी है तो नहीं बनी है। सभी विधायकों ने अपने अपने अधिकारियों को कहा कि डीपीआर, कहा कि जल्दी बना रहे हैं, कहीं नहीं बनी। मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी जो हमने विधायक प्राथमिकता दी है, डीपीआर हमने इसलिए कहा क्योंकि कुछ एक क्षेत्र में ही डीपीआर बनाने के आदेश दे दिए गए, उनकी डीपीआर बन करके तैयार हो गई, उनकी डीपीआर बन करके दिल्ली भी चले गई, उनकी डीपीआर को स्वीकृत करने की प्रोसेस भी हो गई। लेकिन विपक्ष, सिर्फ विपक्ष है, उनके विधानसभा क्षेत्र में डीपीआर को डिले किया गया है, रोका गया है। हमारा प्रश्न ये था। लेकिन जो आपने जो आंकड़े उस दिन भी प्रस्तुत किए, और ये भी मैं कहूंगा जो अधिकारी जो है यही काम जो करने में लगे हैं, जो गलत आपको सूचना देते हैं, गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, थोड़ा ध्यान रखें। ऐसा मत सोचिए कि इस विपक्ष को हल्के में मत लीजिए। विपक्ष के पास फैक्ट्स हैं, वो सारी की सारी जो लिस्ट पड़ी है, मैंने एक को वेरीफाई किया। हमने विधायक दल की बैठक बुला करके हमने सभी विधायकों को पूछा इस बात के लिए कि क्या आपके विधानसभा क्षेत्र में ये पैसा सैंक्शन हुआ है। उन्होंने कहा जी ये तो तब का सैंक्शन हुआ जब आप मुख्यमंत्री थे, उस वक्त ये डीपीआर बन करके सैंक्शन होकर के आ गई थी, अब उन पर काम चला हुआ है। इस बात को आप इस प्रकार से क्यों प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं? आप ये बोलते हैं, अच्छा लगता हमें कि डीपीआर बननी चाहिए और हम इस सारी चीज को एक्सपेडाइट करेंगे, ये बात कहते, और ये भी आप कहते हैं कि जिस विधानसभा क्षेत्र में जो स्कोप नाबार्ड के अंतर्गत अभी तक बचा है पैसा देने का, फंड्स देने का, वहां के लिए हम प्राथमिकता देंगे। समझ में आती बात। लेकिन वो आंकड़े आपको जो अधिकारियों ने पकड़ा दिए, और आंकड़े जो है वो सत्य पर आधारित नहीं थे, वो गलत आंकड़े। अधिकारियों ने यही दिया कि भाई ये पैसा सैंक्शन हुआ है, लेकिन सरकार आपकी बनी भले ही, लेकिन डीपीआर पहले की थी जो सबकी तो होकर के आ गई थी। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आगे बढ़कर के हम बात करें। आज ये स्थिति बन गई हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार की। अपनी योजनाओं का तो नामो निशान नहीं है इनमें, एक तरह का नामो निशान नहीं है, क्योंकि योजना ही शुरू नहीं हो पाई है। कुछ का नाम जो है, मुझे लगता है कि मेरा सुझाव है आपके लिए, आपको ऐसा लगे, ये अपना नाम छोड़ दीजिए लिखना, क्योंकि आप योजनाओं के साथ अपने नाम का जिक्र करते हैं, वो योजना ही शुरू नहीं हो पाती है, वो ठीक तरह से जमीन पर चल ही नहीं पाती है, तो उसके बदले आपका नाम भी खराब होगा। तो इसलिए बेहतर होगा कि नाम कुछ और करें। ये अधिकारी लोग शायद, मुझे लगता है कि आपको खुश करने के लिए कि आपके नाम से योजना बनाई जाए। और मैं अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में जो भी विकास के कार्य चल रहे हैं, और विकास के कार्य चल रहे हैं, तो उसमें केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। एक पैरा में आपने जरूर कहा है, और जिसमें आपने कहा है, आपने स्वीकार किया है
कि केंद्र के सहयोग के बिना हिमाचल प्रदेश में विकास को गति देना कठिन है, मुश्किल है। लेकिन केंद्र की जो योजनाएं उस पर आप मोहर लगाए जा रहे हैं, ये हमने किया, ये हमने किया। आप नेशनल हाईवे का भी श्रेय ले रहे हैं कि हमने इतना नेशनल हाईवे बना दिया। आप 4 लेन का भी ये ले रहे हैं कि ये श्रेय भी हमको जाता है। आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का श्रेय भी अपने आप ले रहे हैं। आप प्रधानमंत्री आवास योजना का श्रेय 93,000 हिमाचल प्रदेश में आवास मिले उसका भी श्रेय ले रहे हैं। लेकिन पूरे भाषण में एक जगह भी धन्यवाद का आपका शब्द जो है कि केंद्र सरकार ने हमको पैसा दिया है, सीआरएफ का पैसा दिया है, नाबार्ड का लोन, चाहे भले ही चाहे लोन का पैसा है, लेकिन पैसा तो आया है, वर्ल्ड बैंक का पैसा है, केंद्र का हमारा एडीबी का प्रोजेक्ट का पैसा है, हमारा जितने भी योजना केंद्र सरकार की है उन योजनाओं के माध्यम से पैसा है, उन्हीं योजनाओं के माध्यम से आपका काम चल रहा है। यह हकीकत है। स्टेट के बजट के माध्यम से अपने बलबूते आपने क्या किया, ये प्रश्न है, इसका जवाब आपको देना था। इसमें आपके जो है इस डॉक्यूमेंट में जो आपने ये डॉक्यूमेंट महामहिम राज्यपाल महोदय जी से पढ़वाया 1.5 घंटा लगा करके, उसमें कहीं जिक्र ही नहीं है, कहीं भी जिक्र नहीं उस चीज का। सारी केंद्र की योजनाओं का श्रेय आप अपने ऊपर लेते हैं। फेडरल सिस्टम है, इस बात के लिए फेडरल सिस्टम में यह भी बनता है कि केंद्र सरकार का हमको सतत सहयोग मिल रहा है और उसके बाद जो है हम सारी चीजों को लेकर के बेहतर ढंग से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होता। आप रेलवे की बात कर रहे हैं, आप रेलवे की बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, रेलवे की बात कह रहे हैं। और रेलवे में आपने देखी है इस बात को, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने चिट्ठी लिखी है मुख्य सचिव, आप स्टेट शेयर जमा करिए, नहीं तो अन्यथा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा पैसा जमा करना, पैसा ये काम चलाए रखना मुश्किल हो जाएगा। आप केंद्र की योजनाओं का जो स्टेट शेयर है उसको भी आप देने की स्थिति में नहीं है। और मैं तो हैरान एक आंकड़े को लेकर के हुआ, थोड़ा सा मुझे थोड़ा ऐसा भी लगा कि भाई जी अभी तक बिलासपुर तक ही मांग रहे हैं, आगे तो सर्वे का प्रोसेस है, अभी तो सर्वे फाइनल होना है, उसके बाद होगा। और ये तो 50% के साथ 50% के हिसाब से होगा। आज अगर अध्यक्ष महोदय अगर हिमाचल प्रदेश में काम चल रहा है तो केंद्र की योजना, चाहे वो पीएमजीएसवाई का पैसा है, चाहे मनरेगा का पैसा है, चाहे वो नाबार्ड का पैसा है, चाहे सीआरएफ का पैसा है, चाहे वर्ल्ड बैंक का पैसा है, चाहे वो एडीबी का पैसा है, चाहे वो स्किल के अंतर्गत जो है वो पैसा हिमाचल प्रदेश को दिया गया है, चाहे वो हमारा जो स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस की बात है। अगर सेंट्रल स्पेशल असिस्टेंस की अगर बात कहें अध्यक्ष महोदय, हमको तो मात्र 1983 करोड़ रुपए मिला। 2021 में 533 मिला, 2021-22 में जो है फिर 800 करोड़ मिला, उसके बाद 22-23 में 650 करोड़ रुपए मिला। ये वो पैसा है जो केंद्र 50 साल के लिए लोन पर देती है, बिना ब्याज के देती है। और वर्तमान सरकार को अध्यक्ष महोदय, जिसके लिए आपने कहीं भी धन्यवाद नहीं किया, अभी तक आपने दो बार आपको जो मिला, 23-24 में 1515 करोड़ रुपए मिला और 24-25 में आपको 1357 करोड़, 2872 करोड़ रुपए आपको जो है सेंट्रल स्पेशल असिस्टेंस का पैसा मिल चुका है। उसके बावजूद भी आपको इतना नहीं लग रहा कि केंद्र सरकार का धन्यवाद करना। जो हमको 5 साल नहीं मिला, हमको 1800 करोड़ रुपए मिला, आपको 2800 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल गया। मैं इस बात को कह रहा हूं, हाँ जी, ये पड़ता ही है ऐसा। और उसके बाद जहां तक हमको समझाई जा रही है ये सेंट्रल टैक्सेस का शेयर और उसके साथ साथ में आरडीजी का रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की बात कही जा रही है। मैं देख रहा था अध्यक्ष महोदय, पिछले कल तेलंगाना के मुख्यमंत्री, आपकी ही सरकार है वहां पर, कि मेरी गलतफहमी दूर हो गई। जो गारंटियां हमने चुनाव से पहले दी थी
उस वक्त नहीं मालूम था कि प्रदेश के ऊपर इतना कर्ज है, लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण है। और आज की स्थिति उन्होंने कहा कि हमारी स्थिति यह है कि जितनी आय होती है उससे हम कर्मचारियों की सैलरी देने की स्थिति में नहीं है। और अब जब हकीकत मालूम पड़ी तो मेरी आंखें खुल गई, मेरी गलतफहमी दूर हो गई। किसी व्यक्ति ने हिम्मत तो की, हौसला तो किया कि मैं सच्चाई को स्वीकार करूं, और यहां सच्चाई सामने है लेकिन उसके बावजूद आंखें मूंद करके बैठे हुए। और हमें मार्गदर्शन किया जा रहा था, ये उस वक्त जब आरडीजी कम हो रही थी तब से शुरू करना चाहिए था, जब से कंपनसेशन जो है हमारा इसका जीएसटी कंपनसेशन बंद होने के लिए तय हो गया था, उस वक्त से शुरू करना चाहिए था। अरे हमने जो किया, जो हमारे पास संसाधन से, उस संसाधन से हमने प्रदेश की योजना चलाई। मुझे इस बात को लेकर फक्र है कि हमने हिमाचल प्रदेश में हर घर में गैस का चूल्हा हमारी सरकार ने पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश में 80 साल के बाद जो पेंशन मिलती थी हमने वो 60 साल तक पहुंचाई। 60 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों को पेंशन दी हमने हिमाचल प्रदेश में सहारा योजना के अंतर्गत 25,000 गरीब लोग जो इलाज के लिए बेबस अपने बिस्तर पर पड़े हुए जिंदा हैं लेकिन अपना इलाज खुद नहीं कर सकते, उनके खाते में 3,000 रुपए हर महीने का डाला है। हमने हिमाचल प्रदेश में जो ऐसी बच्चियां, जो ऐसे बच्चे, ऐसी बेटियां जो बीपीएल परिवार की है, उनके लिए शगुन योजना के अंतर्गत जो है 31,000 रुपए उस दिन शगुन के रूप में जिस दिन उनकी शादी होती है उनके खाते में डालने की शुरुआत की। हमने हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में हजारों बच्चों को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए व्यवस्था दी। पर लोन की उस पर जो है वो जो लोन लेते थे उस पर सब्सिडी मिलती थी और बेटियों को वो 30% थी, और जो विधवा और एकल नारी होती थी उनको 35% देते थे हम उस वक्त। और उसके बाद आपको बताऊं मैं, उसके बावजूद भी आज वो सारी योजनाएं बंद कर दी। आज जिन योजनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं कि आपने ये शुरू किया, वो शुरू किया, अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात को लेकर के बहुत हैरानी हो रही है। पिछला सत्र था विधानसभा का धर्मशाला में, और उस वक्त मैंने कहा था, विधानसभा के अंदर कहा था कि सरकार की स्थिति ऐसी है आर्थिक रूप से, अब हिमाचल प्रदेश में ये हालात बनते ये दिख रहे हैं, मंदिर में जो चढ़ावा है उस पर नजर है, मंदिर में जो सोना चांदी है उस पर नजर है। हमें को मालूम पड़ गया था उस वक्त। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई हाथ नहीं लगा सकता है, लेकिन आज के हालात में आप अपने आप देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन हुई पड़ी है। जो सनातन में श्रद्धा रखने वाले, आस्था रखने वाले लोग जो है, जिन्होंने चढ़ावा दिया है मंदिर में, उस पैसे को कहा जा रहा है इस पैसे को सरकार के खजाने में जमा कर दिया जाए। इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि हालात किस कदर हो गए। और ऊपर से इस बात को कहा जा रहा है कि जयराम ने भी लिया था। मैंने सरकार की योजना के लिए कभी पैसा नहीं लिया मंदिर से। मैंने पैसा सिर्फ एक चीज के लिए बोला, और वो मेरी कमिटमेंट थी। वो कमिटमेंट ये थी, अगर हम गाय को हम मां कहते हैं, एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते, ये मेरा धर्म बनता है कि मां की सेवा की जाए। इसलिए हमने तय किया कि जो मंदिर ट्रस्ट में पैसा है उसमें लिमिट लगाई, 15% तक अगर कोई गौसदन, कोई मंदिर ट्रस्ट चला रहा है उस पर खर्च करने की अनुमति उनको दी। 15% जो है एनजीओ अगर कोई चला रहा है उसको करने की अगर वो चाहते हैं तो उनको पैसा दिया जा सकता है, लेकिन सरकार के खजाने में पैसा जमा करने के लिए हमने कभी नहीं कहा। सरकार की योजना को, यहां सुखाश्रय योजना के लिए वो पैसा मांगा गया है, यहां सुख शिक्षा योजना के लिए वो पैसा मांगा गया है। क्या वो बजटेड स्कीम नहीं है? वो आपकी फ्लैगशिप स्कीम है, आपकी बड़ी दिल के करीब वो स्कीमें हैं, उसके लिए बजट आपके पास नहीं है तो किसी चीज के लिए आपके पास पैसा नहीं है। फिर इसका मतलब यही होता है, एक तरफ आप सनातन का विरोध करते हैं और उसके बाद मंदिर में जो सनातनियों का पैसा चढ़ावे के रूप में दिया उस पैसे को आप वापिस ले रहे हैं। और मैं अध्यक्ष महोदय ये कह रहा हूं, हमने सिर्फ 15% के लिए कहा था, लेकिन हकीकत यह है यहां 15 नहीं कहा जा रहा है, यहां कहा जा रहा है, सुन लीजिए भाई,
यहां कहा जा रहा है जितना भी पैसा पड़ा है सारा का सारा 500 करोड़ के लगभग जो पैसा मंदिरों में पड़ा, ट्रस्ट में पड़ा है, उस पैसे को वापस लेने के लिए सरकार के खजाने में दबाव डाले जा रहे हैं। मेरे अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे पूरी बात करने दीजिए, नहीं तो यह चलता रहेगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक मंदिर है, हणोगी माता मंदिर। मेरे पास उसका फैसला भी है, जो वहां पर जो कमेटी ने फैसला लिया है। 5 लाख रुपए जमा कर दिए, कर्मचारियों को कई महीने से सैलरी नहीं मिली अभी तक। जो कर्मचारी वहां लगे उनको सैलरी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 5 लाख रुपए जो सुखाश्रय के लिए दे दिया गया। इससे इसका सीधा अभिप्राय है, अगर हमने वो पैसा अगर मंदिर ट्रस्ट का इस्तेमाल किया, हमने गाय की सेवा के लिए किया है हिमाचल प्रदेश में। मैं ये बड़ा साफ कहना चाहता हूं, जब मैं मुख्यमंत्री बना था 6000 गाय गौसदन में थी, और जब मैं मुख्यमंत्री के दायित्व से मुक्त हुआ, जब मैं हिमाचल प्रदेश में ऑपोजिशन में आया, तो उस वक्त 6000 नहीं 22,900 गाय हिमाचल प्रदेश के गौसदन में और गौ सेंचुरी में है। आज तक का हाईएस्ट। अगर गाय की सेवा के लिए, गौ रक्षा के लिए अगर सबसे बड़ा काम हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और उसके बाद हमने 500 रुपए जो गाय पालन करते हैं, जो गौ अपना छोटा सा वो जो है 10 से ऊपर जो गाय रखते हैं, 500 रुपए प्रति गाय के हिसाब से उसमें भी हमने उनको देने का प्रावधान किया, ताकि वो गाय की सेवा अच्छी तरह से कर सके। और उसके बाद हमने 700 रुपए किया, 700 रुपए प्रति गाय के हिसाब से किया। और इन्होंने कहा कि हम 700 रुपए से इसको बढ़ा करके कितना कहा था, 1200 रुपए कहा था, लेकिन एक भी पैसा नहीं दिया। ये आपकी कमिटमेंट है ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, और बजट की कमिटमेंट है। और साल बीत गया, दूसरा बजट शुरू हो गया, और उसमें आपने अभी तक एक पैसा तक नहीं दिया। तो इसलिए जो गौ मां आपके लिए भी आदरणीय होनी चाहिए, आपके लिए आपकी भी श्रद्धा होनी चाहिए, उनके साथ किस तरह का किया आप लोगों ने, ये बात बड़ी साफ आपको इस बात से जाहिर होती है।